नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल में हुए एक ऐसे खतरनाक क्रांति की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में हुए एक ऐसे प्रकार के विरोध प्रदर्शन की जिसे आज पूरी दुनिया कह रही है जेन जी का विरोध प्रदर्शन। तो क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and good people. जब भी हम सोशल मीडिया बैन के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो मामला है वो सिर्फ इंटरनेट तक सीमित है। लेकिन जब हम चीज़ों की पड़ताल बहुत गहराई से करते हैं तब हमें पता चलता है तो जो नेपाल में हुआ घटना था वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। आइए जानते हैं एक एक करके कि वो क्या कारण रहे थे जिन्होंने जैन जी को सड़कों पे आने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। ये सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से जो भाई भतीजावाद है, किस तरीके से जो युवाओं के भीतर बसा हुआ असंतोष है और आक्रोश है, उसने उनको नेपाल की सड़कों पर लाकर रख दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर बीरगंज जैसे शहरों पर नेपाल के लाखों युवा प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया नहीं है और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई। ये जो आवाज़ थी ये उनके गहरे गुस्से को दर्शाती है। ये एक ऐसा गुस्सा था जो एक दिन, एक या दो दिनों या हफ्तों महीनों का नहीं था। कई महीनों से युवाओं के मन के भीतर जो बैठा हुआ गुस्सा था उसने नेपाल के युवाओं को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि ये जो अभियान था वो सिर्फ इंटरनेट के बैन के लिए नहीं था। देखिए, इस पूरे ऑनलाइन जो अभियान था जो नेपाल के युवाओं द्वारा किया गया था उसको नाम दिया गया नेपो किड। जी हाँ, ये वही नेपो किड वाली बात है जो इंडिया में भी हमें देखने को मिलते हैं। नेपाल की जो स्थिति है उसमें विशेष बात ये रही, सोशल मीडिया पर जो नेपाल के नेता रहे हैं उनके जो बच्चे थे किस तरीके से आलीशान जीवन यापन करते हैं, इनकी बातों को नेपाल के युवाओं ने अपने अभियान के माध्यम से दिखाया है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे ये जो नेपो किड्स हैं वो विदेशी पढ़ाई, महंगी कारों और छुट्टियों पर अपने पैसे खर्च करते हैं, जबकि देश के आम जो युवा है वो नौकरी के लिए और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, ये जो अभियान की शुरुआत थी वो पहले टिकटॉक ट्रेंड से वायरल हुआ है और ये संकेत था, वो साफ था कि जो नेपाल के बच्चों का जो गुस्सा है वो डिजिटल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि दशकों से चल रहे नेपाल में भ्रष्टाचार और जो भाई भतीजावाद की स्थिति है उसको उजागर करने का काम किया है। जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि नेपाल में भी ठीक कुछ ऐसी ही स्थिति है। अगर हम बात करें नेपाल में बेरोजगारी की तो आंकड़े ये स्पष्ट बताते हैं कि जो 15 से 24 साल के जो युवा रहे हैं नेपाल में उसकी उनकी जो बेरोजगारी दर थी वो 1995 और 96 में 7.3% तक थी। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो फिर हमें पता चलता है कि 2022 और 23 में ये जो आंकड़े थे वो 22.7% हो गई है। हर साल लगभग 4 से जो 5 लाख है वो नेपाली बच्चे वो अपने जीवन यापन के लिए विदेश पलायन करते हैं और वहाँ उन्हें बहुत प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, विदेश जाने पर उन्हें हमेशा सुरक्षा का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इस प्रकार की जो पूरी सामाजिक व्यवस्था बनी उसे युवाओं ने ब्रेन ड्रेन का नाम दिया है। और यही वो ब्रेन ड्रेन समस्या है जिसने इस पूरी नेपाल की जेन जी पीढ़ी को निराश कर दिया है। जब हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू से लेकर नेपाल की संसद भवन तक बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, तब नेपाल की जो पुलिस थी उनके द्वारा उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस और यहाँ तक कि गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया था। कुल मिला के ये जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें कम से कम 19 लोगों की मौतें हुई और 250 से ज़्यादा जो लोग थे वो घायल हुए हैं। और होना क्या था, पुलिस की ये जो बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई थी उसने नेपाल की जनता को और भी ज़्यादा हिंसात्मक तौर पर भड़काने का काम कर दिया। देखिए, इस आंदोलन का सीधा परिणाम नेपाल की राजनीतिक स्थितियों पर हमें सीधे तौर पर देखने को मिला। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बाद नेपाल के जो गृह मंत्री थे, नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली नेपाल के रहे हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेपाल का ये आंदोलन इस बात को प्रदर्शित करता है
कि जब युवा पीढ़ी अपनी मांगों पर आ जाती है और सड़कों पे उतर जाती है, तो वो किसी भी प्रकार के कठिनाइयों का सामना करके अपनी बातें पूरी करा लेती है। यह आंदोलन यही दर्शाता है कि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और अगर वो अब किसी तरीके से अपनी बात मनवाना चाहे सरकार से, तो वो मनवा के ही रहती है। तो ये तो रही आज की वीडियो, किस तरीके से नेपाल में जो झड़प हुई, जो हिंसा हुई, उसके बारे में हमने बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।